हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो हिस्ट्री का 6th क्लास का सेकंड चैप्टर आपके सामने होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी हिस्ट्री के जो क्लासेस हैं, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि कहाँ से कैसी शुरुआतें हुई हैं, सभी चीज़ों को मानव प्रजाति कैसे पनपी थी है। मैं कल थोड़ा सा बता चुका हूँ और थोड़ा आज जानेंगे। ठीक है, सारे टॉपिकों को क्लियर करते चलेंगे। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। ये चीज़ें अगर आपको किसी ने भी किसी भी पेड कोर्स में बताई होंगी, थोड़ा बहुत बताई होंगी, पर लेकिन ऑन यूट्यूब पर मैं बता रहा हूँ आपको और सब चीज़ों को क्लियर करता रहूँ। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड आपके सामने सीटेट DSSS भी होने वाले एग्जाम 2022 में, इनको सभी को लेकर के जो जी के आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सभी को मैं ऐसे ही कराता चलूंगा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं आपको सीधी पीपीटी पर। ये आपके सामने सेकंड चैप्टर है। ठीक है, आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, आरंभिक मानव की खोज में करेंगे बात इन सर्च ऑफ अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे आज हम। ठीक है, आरंभिक मानव मानव के बारे में जानेंगे। ये नीचे मैंने कंटेंट में लिखा हुआ है, तो ये आपका कंटेंट होगा जो आपको दिखा रखा है मैंने। व्हाट विल यू लर्न टुडे इन दिस क्लास। आखिर तक जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था फर्स्ट चैप्टर में, वो आज जानेंगे क्या चीज है, थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए। आखिर तक खाद्य संग्रह का जीवन कैसा था, लाइफ ऑफ ए हंटर गैदरर। ठीक है मेरे भाई, पाषाण युग के बारे में जानेंगे, स्टोन एज, पर्यावरण में बदलाव, चेंजिंग इन्वायरमेंट। पहले जो पृथ्वी एक बर्फ का गोला थी, ठीक है, हिम का जो पात्र थी, तो वो बाद में पर्यावरण कैसे बदलाव हुए, वो चीज आज हम जानेंगे। ठीक है, और आग की खोज कहाँ पर पाएगी सबसे पहले, सर्च फॉर फायर, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक आपके सामने रखता हूं मैं, आखिर तक खाद्य संग्रह का जीवन कैसा था। ठीक है, आरंभिक मानव आखिर तक खाद्य संग्रह था। इसका मतलब है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था और कंद मूल फल इकट्ठा करता था। आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह ही रहता था, जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कल कि खानाबदोश और बंजारी क्या चीज है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था और कुछ समय बीतने के बाद एक जगह पर भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते होंगे। इसलिए क्योंकि लिमिटेड फूड या कुछ भी लगा लो आप, लगते थे, तो इसलिए वो जगह बदलते रहते थे। इसलिए लोगों की नई जगह खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ता होगा। हम जानते हैं कि सॉरी थोड़ा सा, हम जानते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहते हैं। इसलिए शिकार के नजरिए से लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण रहा हो, क्योंकि भाई जानवर जंगली जानवरों को मारना, उनको खाना ही उनका मेन पैसा था। खाना भोजन तो यही था पहले, और फल फ्रूट थोड़ा लिमिटेड टाइम था, वो खत्म होते हैं तो शिकार करने के लिए निकल जाते होंगे। ठीक है, अधिकतर पौधे मौसम के हिसाब में फलते फूलते हैं, इसलिए कंदमूल फल के और बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोगों को मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा, जरूरत होती सॉरी। कुछ नदियों और तालाब गर्मियों में सूख जाते हैं, इसलिए लोगों को पानी की तलाश में नई जगह जाना पड़ता होगा। ठीक है मेरे भाई, भाई एक जगह तो था, पानी मोस्ट इंपोर्टेंट था तो होता होगा उस समय भी, आज भी पानी की वैल्यू उतनी ही है। ठीक है, पर लेकिन क्या करें, आज के समय में तो उड़ा रहे हैं पानी हवा में। अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा पाषाण युग के बारे में। पाषाण युग क्या, स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे हम। तो होगा कि आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण युग, पाषाण का मतलब है पत्थर। ठीक है, पाषाण युग के 3 कालों में बांटा गया है। पूरा पाषाण युग, ठीक है, ये 20 लाख वर्ष से 12,000 तक का मैंने डाला हुआ है, 20 लाख टू 12,000 वर्ष इस पाषाण पूरा पाषाण युग का। ठीक है, पूछ लेगा कि पुरा पाषाण युग का क्या कितना काल था, ठीक है, उनके कितने वर्ष के अंतर्गत हुआ था, तो 20 लाख से 12,000 तक। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैंने लिखा रखा है पैलियोलिथिक एज। ठीक है, मध्य पाषाण युग, मिडिल स्टोन एज 12,000 से 10,000 तक। ठीक है, नवपाषाण युग जो कि नियोलिथिक एज है, 10,000 पहले, 10,000 वर्ष पहले इनकी शुरुआत हुई थी नवपाषाण युग की। अब पढ़ते हैं पहला पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग का समय 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले तक माना गया है। इस युग के औजार बेढंगे हुआ करते थे। ठीक है, नवपाषाण युग के औजार छोटे और सुगड़ हुआ करते थे। पत्थरों से बने औजारों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इनमें से कुछ तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज के समय में हम जैसे कि सिलवट्टा जो होता है वो, या चक्की में जो चलाते हैं पत्थर, मतलब पत्थरों का इस्तेमाल तो करते हैं। ये चीजें दर्शाने को, जैसे कि घरों में अपने मसाला पीसने के लिए जो सिलबट्टे होते हैं वो चीजें, जैसे चटनी बनाना, क्या पुदीना की चटनी मार दे आप तो,
ठीक है। पत्थरों के औजार के उपयोग, यूजेज ऑफ स्टोन टूल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मांस और हड्डियां काटने के लिए जो पत्थर के औजारों से देख लो मांस और हड्डियां काटते थे, इतने नुकीले कर दिया जाता था। ठीक है, देख लो वो उनके अंदर कितनी अवेयरनेस थी कि पत्थर को भी एक पैना करके और नुकीला कर करके वो मांस काटने के लिए या पेड़ का काटने के लिए जानवरों को मारने के लिए इन चीजों का पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, तभी तो इसको पाषाणी बोला गया है। ठीक है। पेट की खाल और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए, फल और जड़ काटने के लिए कुछ औजारों को हड्डी या लकड़ी से बने हैंडल से जोड़कर कुल्हाड़ी और हथौड़ा बनाया जाता था। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस देख रहे हो कितना दिमाग था उनके पास भी, जब भी कि भाई पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पर्यावरण में बदलाव, चेंजिंग इन्वायरमेंट कैसे कब हुआ था? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा हिमयुग में गुजरा। ठीक है। उस सब जमाने में हिमयुग का मतलब आइस एज, मतलब कि बर्फ का गोला थी पृथ्वी हमारी। उस जमाने में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। धरती पर घास का पत्ता एक भी नहीं था, न के बराबर होते थे, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण 12,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत हो गया। इसके साथ ही जमीन का एक बड़ा हिस्सा साफ हो गया। इसके साथ ही सही तापमान मिलने से हरित पादप तेजी से पनपने लगे। हरित मतलब, हरित का मतलब हरे पौधे वगैरह जो होने लगे। ठीक है, पेड़ पौधे सभी होने लगे। ठीक है। इसके साथ ही सभी, ये लिख रखा है मैंने, हरे हरे पौधे के पनपने से जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ने लगी। यही वह समय था जब आज के जमाने में कई स्तनधारी को विकास हुआ, इससे मांस की उपलब्धता भी बढ़ गई थी। ठीक है। हिमयुग के बाद घास के परिवार के पौधे पूरी दुनिया में तेजी से पनपने लगे। आपको पता होगा कि धान, गेहूं और मक्का जैसे पौधे घास के परिवार के सदस्य हैं, जिनको हम खाते हैं ना, ये भी घास घास का परिवार के सदस्य है। कभी ये सोचने लग भाई ये तो वी आई चीज है। ठीक है, यानी हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा घास के परिवार से ही मिलता है। ठीक है। यही वह समय रहा होगा जब लोगों ने अनाज का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लोग कहाँ रहते थे, मैंने कल भी बताया था और आज फिर बताऊंगा। अब कौन कौन सी जगह रहते थे वो चीज, और क्या क्या चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट थी जो वहां पर रहने लगी वो। ठीक है। और लोग कहाँ रहते थे, पुरापाषाण युग में लोगों के रहने के कुछ मुख्य स्थान है। पुरापाषाण की सुन लो, पहला है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में, दूसरा है होशंगी जो कि कर्नाटक में, कुरनल की गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में है। इन तीनों से क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी में पूछे गए, रेलवे जो एग्जाम उसमें पूछे गए ये। ठीक है, और सी टेट में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है। अब ये सतह नदी के निकट और पानी की कमी नहीं रही होगी, इसलिए यहाँ पर लोगों का रहन सहन हुआ होगा। कोई पानी है नजदीक, ठीक है, और खाने पीने की पेड़ पौधे होंगे, इसलिए यहाँ पर ये लोगों के रहवास था। अब पॉइंट वाइज और टॉपिक मैंने दे रखा है। सबसे पहले आपका है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका इंग्लिश में देख लो। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है आज के समय में। इस पुरातत्ल पर गुफाएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा में राहत मिलती थी। यहाँ यह गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में है। अब मैंने सोच लो कि प्रैक्टिकली दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि नर्मदा जो नदी है कहाँ पर थी, किस प्रदेश से या किस स्टेट से वो निकली है। पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी थे। पाषाण युग की गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग मिली हैं। देख लो, भीमबेटका की गुफाओं में कई सुंदर तस्वीरें प्राप्त हुई हैं। वो ऐसा नहीं है कि कहीं से मिली, वो पत्थरों पर छपी पड़ी हैं। पत्थरों पर इतने आर्टिकल्स देख लो, कितना तगड़ा उतना उनका दिमाग रहा होगा, कितनी महारत है, कितना दिमाग तेज होगा कि पत्थरों पर एक गुफा के अंदर, जो कि ना कोई लाइट थी ना कुछ था, और तब भी इतनी बढ़िया पेंटिंग की हुई है उन्होंने। अधिकतर पेंटिंग में जानवर और शिकार को दिखाया गया। बताओ नेक्स्ट स्लाइड, कुरनल की गुफा। ठीक है, केव्स आंध्र प्रदेश में, जो कि एपी। ठीक है, कुरनल की गुफा में राख के अवशेष, ये देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये राख के अवशेष, ये 2021 में ही पूछा गया है सी टेट के एग्जाम में। इसका मतलब यहाँ की आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, प्रकाश मतलब उजाला करने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, सभी देख लो। मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आग, कोई जानवर आ जा करता होगा तो उस आग का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, तो होशंगी, होशंगी क्या कर्नाटक में है। ठीक है, ये आपको देख सकते हैं, कुरनल की गुफा है। ठीक है, कभी घूमने जाओ तो आप देखना क्या क्या चीजें यहाँ पर उपलब्ध है और क्या क्या देखने को मिलती हैं। ठीक है, राग का अवशेष मोस्ट इंपोर्टेंट है। होशंगी कर्नाटक, यह पाषाण युग के सतल है।
हाल ही में खुदाई और हुन ने इस्लामपुर खदान पर स्थल पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें संभवतः शिकारी, नक्काशी और काटने जैसे विभिन्न गतिविधियों का उपयोग किए जाने वाले 15,000 पत्थर प्राप्त हुए हैं। और पत्थरों पर लकड़ी, कई औजार चुना चूना पत्थर से बने थे, जो 50,000 से 20,000 साल के बीच के हैं। देख लो, इतने पुराने अवशेष मिले हैं या ये चीजें, वस्तुएं मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण युग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि नवपाषाण क्या है। पाषाण युग के अब तक केवल हमने जाना है पाषाण युग में उनके शस्त्रों के बारे में, और नवपाषाण के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। पाषाण युग के आखिरी चरण के नवपाषाण युग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पुरापाषाण था, मध्यपाषाण था, नवपाषाण। इसको थोड़ा सा टॉपिक हटके क्योंकि इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता देता हूँ। पाषाण युग के आखिरी चरण के नवपाषाण युग कहते हैं। इस चरण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी, मैंने लिख भी रखा है पहले शुरू में ही। इस चरण में आदमी ने खेती करना शुरू कर दिया था। नवपाषाण युग के औजार, टूल्स ऑफ द न्योलिथिक एज। ठीक है, नवपाषाण युग के औजार बहुत छोटे आकार के और अत्यंत सुगढ़ होते थे। पत्थर का बेहतर ढंग से तराशा जाने लगा और कुछ औजारों में हैंडल भी लगाए जाने लगे, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, तीर आदि। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, इसको मैं रफ कर दूं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पर आपके सामने नवपाषाण के युगों की पुरातत्व थोड़ा सा जान लेते हैं, उनकी साइट कौन कौन सी हैं। ब्रुज होम और गुफ क्रॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुत्ता और मतलब कि एक आदमी के कंकाल के साथ साथ एक कुत्ते के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ ब्रुज होम में। ठीक है, कहाँ पर है? जेके में, जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में, चिरांद बिहार में है, दाऊजली हेडिंग पूर्वोत्तर में, और कोरहिडवा उत्तर प्रदेश में, हल्लूर और पयामली आपके दक्षिण भारत में। इन सभी को इंग्लिश में ऐसा ही लिखा जाता है, कभी सोचो कि इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ब्रुज होम और पहला पॉइंट है आपका नवपाषाण युग के पुरातत्व है, ये ध्यान रखना आप। वो आपने पढ़े हैं पाषाण युग के सतल, अब नवपाषाण के युग के पुरातत्व पढ़ रहे हो। ब्रुज होम और गुप्त क्रॉल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों को छप्परों से ढककर उनमें रहते थे। यहाँ के घरों का निर्माण जमीनी सतह पर ऊपर ईंट और गारे से भी किया जाता है। ठीक है, ये गड्ढों में क्यों रहते थे? क्योंकि ज्यादातर भारी मात्रा में बर्फ है, वहाँ बर्फीला इलाका है, ठंड बहुत ज्यादा रहती होगी, इसलिए उन्होंने गड्ढों में रहना शुरू किया होगा ताकि ठंड कम लगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किस कारणवश वो रहते होंगे। ठीक है, यहाँ के लोग खेती भी कर रहे थे। प्रत्येक घर में कुत्ता पाला जाता था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जैसे मैंने बताया। और ब्रुज होम में मालिक के मर जाने पर बकरी एवं अन्य जानवरों को साथ ही दफनाया जाता था। और यहाँ से हड्डी की विशिष्ट औजार, आयताकार छिद्र पत्थर के चाकू, बर्तन, पशु कंकाल उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसी तरह कश्मीर की गुफ कर्राल में भी जो मैंने दूसरा बताया, में भी पशुपालन और कृषि करने के प्रमाण मिलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक दो बार आप पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगी कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है, ये स्लाइड आपकी है क्योंकि मैं ऑन टेलीग्राम पर मैं इनको दे दूंगा आपको पीडीएफ के रूप में, आप देख लेना, खूब पढ़ना, नोटबुक में खूब उतारना। ठीक है, और डाउनलोड करके पढ़ लेना। अब कृषि के पुरावशेष कहाँ कहाँ पर मिले हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपको। ठीक है, देखो मेहरगढ़ पाकिस्तान में, जो कि गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, अनाज और हड्डियां मिली हैं। मतलब ये आपके इधर कौन सी जगह क्या चीज वस्तुएं मिली हैं और कहाँ पर मिली हैं। मेहरगढ़ में गेहूं है, जौ है, भेड़ है, बकरी है, मवेशी है, ये चीज मिले हैं। और जो कोल्ड हवा में जो कि यूपी में है, यहाँ पर चावल मिले हैं, अवशेष जानवर मिले हैं, जानवर की हड्डी मतलब की। और जो कि महागढ़ा है यूपी के अंतर्गत, मेहरगढ़ और महागढ़ा अलग है, यह ध्यान रखना। यहाँ पर चावल, मवेशी, ये सभी। गुफ क्रॉल जो कश्मीर में है मैंने बता दिया है। ब्रुज होम के बारे में बता दिया है। चरांद, गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये सभी के अवशेष मिले हैं हमें। ठीक है मेरे भाई। हुल्लूर आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सुअर मिले हैं। और जो पयाम पल्ली है आंध्र प्रदेश में, जो कि काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, आप पढ़ लेना इन स्लाइड के अंदर कर, मतलब पीडीएफ में आप पढ़ लेना। ठीक है, ये सभी अवशेष मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट आप मेहरगढ़ कर लेना और जम्मू कश्मीर के इसको ब्रुज होम को कर लेना। ये 2-3 पॉइंट बन जाते हैं। खेती की शुरुआत, स्टार्ट ऑफ फार्मिंग। खेती की शुरुआत आपको पता भी है कहां पर सबसे पहले हुई थी, मैंने फर्स्ट
चैप्टर में क्लियर कर दिया ये चीज। ठीक है, खेती की शुरुआत पढ़ लेते हैं। खेती की शुरुआत को मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटना माना जाता है, क्योंकि इसके साथ बचने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। खेती के कारण ही आदमी खानाबदोश जीवन को छोड़कर स्थायी जीवन जीने लगा था। क्योंकि पहले क्या था, मैंने बताया था कि खानाबदोश और बंजारे क्या चीज, एक शतान से दूसरे शतान जाते थे। अब खेती करना का मतलब ये थोड़ी है कि आप एक शतान पर आपने बीज बोए और दूसरे शतान चले गए, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। वो यहाँ पर कहना है कि छोड़कर स्थायी जीवन जीने लगे, एक जगह पर ही रहने लगे। ठीक है, खेती के लाभ, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ फार्मिंग। खेती से भोजन की आपूर्ति बेहतर हो गई होगी, साथ ही शिकार और भोजन संग्रह पर से निर्भरता कम होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी पौधे को फल बीज देने में महीनों लग जाते हैं, पता है आपको। इसलिए फसल की देखभाल करने के लिए लोगों को एक ही स्थान पर टिकने की जरूरत हुई होगी। इससे बचने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई होगी, यहीं से शुरुआत हुई होगी। ठीक है भाई, एक फसल को उगाने में महीनों लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए स्थायी जीवन जीने लगे वो, और शिकार को, इसी चीज को छोड़कर अपना स्थायी जीवन जीने लगे। नेक्स्ट है जनजातियां, ट्राइब्स। जो लोग प्रकृति के अधिक निकट रहते हैं और आज भी शिकार और भोजन संग्रह कृषि जैसे पुराने तरीकों से जीविका चलाते हैं, उन्हें जनजातीय आदिवास कहते हैं। ठीक है, जनजाति के कुछ लक्षण भी देख लो। किसी भी जनजाति के सदस्य छोटे समूह में रहते हैं। जनजाति अक्सर किसी जंगल के नजदीक रहती है। ऐसे लोग अपने अधिकांश जरूरतों के लिए जंगल के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, जनजाति को सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध होते हैं। ठीक है, उनकी अपनी खास वास्तुकला, संगीत और चित्रकला होती है। वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, उनकी संस्कृति को ही जानकर, उनके जो वहाँ पर त्योहार होते हैं उनसे ही पहचाना जाता है। ठीक है, कि हाँ इनकी विरासत में ये होता है। ठीक है, ये सारी सारी चीजें। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पहिए का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ व्हील्स। नवपाषाण युग की ही वह समय था जब पहिए का आविष्कार हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, आप शायद सोच रहे होंगे कि किसी बुद्धिमान वैज्ञानिक ने पहिए का आविष्कार किया होगा, ये मैंने लिखा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ठीक है, पहिए की मतलब कि पहिए का सटीक डिजाइन बनाने में इंसानों को सैकड़ों वर्ष लग गए होंगे। हो सकता है कि लोगों ने लकड़ी के बेलनाकार लट्ठों को पहाड़ी से लुढ़कते हुए देखा होगा। ठीक है, जैसे कोई पहाड़ी से लुढ़कता हुआ उनको बेलनाकार का जो टुकड़ा होगा वो आया होगा, तो उसी प्रकार से उन्होंने दिमाग में सोचा होगा भाई इसका क्यों ना यूज करा जाए। उसी से प्रेरणा लेकर लोगों ने भारी सामान ले जाने के लिए लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया होगा, और धीरे धीरे समय बीतने के बाद पहियों का सही डिजाइन बन पाया होगा, जैसे आपको दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं हम मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में भले ही हो पर लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है मेहरगढ़ के बारे में जानना। क्या क्या चीजें यहाँ से मिली हैं, क्या क्या चीजें हैं। बोलन दर्रा है। ठीक है, मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रे के पास स्थित है, एक हरा भरा समतल मैदान है। इस पुरातत्व से मकानों, बर्तनों, जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, कब्रों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, घरों का आकार आयताकार हुआ, जैसे नीचे दिख रहा है ना आपको, ये मेहरगढ़ की से चित्र लिया गया है। उन्हें पत्थरों की सिल्लियों से बनाया जाता था। एक घर में अक्सर 4 कमरे होते थे। कितने? एक घर जो होता था उसमें 4 कमरे होते थे, नीचे देख लो आप। ठीक है मेरे भाई, और हाँ, एक घर में अक्सर 4 कमरे होते थे। इनमें से एक कमरे का इस्तेमाल संभवतः अनाज के भंडार के तौर पर होता था। ठीक है, अनाज के लिए, अपने स्टॉक के लिए। ठीक है, खाने के लिए। तो कब्र और ग्रेव के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि आपके मेहरगढ़ का ही एक एग्जाम्पल है। कब्रों के मिलने से पता चलता है कि मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता था। कब्रों से कई रोचक जानकारी मिलती हैं। एक कब्र से आदमी के कंकाल के साथ बकरी के कंकाल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोगों को यह विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होगा। लोगों को यह भी लगता रहा होगा कि मरने के बाद भी भौतिक सुविधाओं की जरूरत होती है। अब देख लो आप, दार्जिलिंग हेडिंग, ये आपको मैं बता चुका हूं कहां पर है। यह पुरातत्व ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। कहां पर है ब्रह्मपुत्र, कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। कहां से एंट्री करती है? कहां से एंट्री करती है? अरुणाचल स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश में। आने वाले चैप्टर में भी ये भी क्लियर कर दूंगा कहां से क्या चीजें एंट्री करती है। हैं, भारत में एंट्री कौन सी स्टेट से करती है? आपकी अरुणाचल प्रदेश से करती है। तो दार्जिलिंग जो है पुरातत्व ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। यहाँ से खरल और मूसल मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहां के लोग भोजन के पीसा करते थे। यहाँ से जेडाडाइट का नाम का पत्थर भी मिला है। कौन सा? जेडाइट का।
और यह एक हरे रंग का पत्थर होता है जिससे औजार बनाए जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जेडाइट नाम का पत्थर कौन से पुरातन स्थल में मिला है, कहाँ पर मिला है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं सारी चीजें। और हाँ, इसी के साथ मेरा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अभी चैप्टर समाप्त नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे उसी एनर्जी के साथ करेंगे जिस तरीके से हमने क्लास को पूरा किया। आशा करता हूँ क्लास का हर एक टॉपिक क्लियर होता चला होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर यहाँ से ये चीज नहीं समझ में आ रही अभी हमारे, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये करा दी जाएगी क्लियर। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़ियों को पकड़ते थे, पौधे पत्तियां फल मूल इकट्ठा क्या करते थे? उपरोक्त सभी। जिस बच्चे ने क्लास ली है अभी तक वो तो मेरे से पहले पढ़ के आंसर दे गया होगा, तो डी इसका आंसर होगा। वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? बताया मैंने आपको, आखिर तक खाद्य संग्रह। ठीक है मेरे भाई, आदि मानव ने मत कह लेना, कहने लगना। आखिर तक खाद्य संग्रह मैंने स्टार्टिंग में बता दिया क्या चीज होती थी और कहां पर किस जमाने में थी। ठीक है, सारी चीज। आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण या इनमें से कोई नहीं? आरंभिक काल वही तो है जहां आखिर तक और खाद्य संग्रह थे, हैं बेढंगे औजार मिलते थे, ये सारी चीजें भी थे। तो ये कौन सा काल था? पुरापाषाण काल था। बस, पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? अब पुरापाषाण काल, ये चीज मैंने आपको स्लाइड बाई स्लाइड बताई है। पुरापाषाण काल कब थे? 20 लाख से 12,000, 20 लाख से 4700, 15 लाख से 12,000 या 10 लाख से 12,000। तो इसका आंसर हो जाता है ए। बस। मध्यपाषाण काल का समय क्या था? मध्यपाषाण से कम हो जाता है, 12,000 से 10,000 तक। ठीक है, सिंपल है। नवपाषाण कब था? 10,000 पहले से साल पहले था। ठीक है, इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर में बनाते थे? ये तो बिल्कुल सिंपल आंसर है, बिल्कुल सिंपल आंसर है। पढ़ो ऑप्शन। ब्रिज होम, राजस्थान, यूरोप, इनमें से ये तो और आसान हो गया। एक ही ऐसा लग रहा है जो पुराना जमाने का पूरा स्थल होगा, ब्रिज होम। बस। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता था? ये थोड़ा हटके हो गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछेगा आगे चल करके। अब तक तो पूछा कि लोग गड्ढे कहाँ नीचे घर कहाँ रहते थे, पर लेकिन गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता था? गर्तवास। इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, लगा लेना निशान। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? मेहरगढ़ कहाँ पर? पाकिस्तान। और वाई के ऊपर क्या? किरदर और सुलेमान की पहाड़ी। कब हुई थी वो? कल चैप्टर जिसने लिया वो तुरंत बता देगा, 8,000 साल पहले। सिंपल है। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से रिलेटेड एक दूसरे से क्वेश्चन, चैप्टरों से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन निकालता, कोई अलग से नहीं आएगा क्वेश्चन, वो ये यहीं से क्वेश्चन निकालता है जिसको बच्चा बोलता है आउट ऑफ सिलेबस है ये तो, हमें तो पता ही नहीं है इस चीज की। भाई जब पढ़ोगे नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस तो बोलोगे। ठीक है, पहले आपको क्लास करा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करा रहा हूँ, और फिर आप शाम को जब रिवीजन करोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो। ठीक है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया, घर या झंड या कबीला? कहाँ रहते थे वो पहले? जब लोग द्वारा पौधे उगाना, जो सतही जीवन जीने लगे वो, तो वो बसने की प्रक्रिया तो हुई एक। झंड तो अलग ही है, कबीले अलग है, घर अलग है, घर तो अब कहने लगे, तो बसने की प्रक्रिया हुई। हाँ, तो इसी के साथ मेरे ये चैप्टर, मेरे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे मैंने एनालिसिस किया है, जितना मैं बेस्ट दे रहा हूँ, चाहे वो क्लास में हो चाहे क्वेश्चन में हो, भाई मेरे इससे ज्यादा क्वेश्चन, इससे ज्यादा एनालिसिस डीपली तरीके से, आराम से, प्यार से ऑन यूट्यूब पर, ठीक है, आपको किसी पैड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सब चीज समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे ये इसी तरीके से चैप्टर वाइज चलते रहेंगे ताकि आपकी एक जड़ मजबूत हो जाए, जीके को लेकर के आप कभी भी डर और भूत आपके मन में पैदा न हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते, राम राम। ठीक है मेरे भाई, ओके।